Hello students, today our topic is Python programming and this lecture we are going to discuss about conditional statement. In our last lecture we already discussed about if statement and in this lecture our main focus is to discuss about if else and if else statements. So let's start. तो स्टूडेंट इफ़ एल्स पर आने से पहले थोड़ा सा इफ़ स्टेटमेंट को रिवाइज़ करा देते हैं हम आपको। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अगर हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की, तो इट मीन्स यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि कंडीशन के ट्रू होने पर ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कंडीशन अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो अगर हम स्टेटमेंट को डिपेंडेंट कर देते हैं कंडीशन के ऊपर, इनका एग्जीक्यूट होना ना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट आता है वो होता है इफ़ के साथ हम कंडीशन देते हैं और जो भी हम कंडीशन देंगे वो कंडीशन अगर ट्रू है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 33 एंड बी इज इक्वल टू 200 और हमने यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट दिया इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन ए। इफ़ एक कीवर्ड है, याद रखिएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, इफ़ लिखने के बाद कंडीशन लिखते हैं और उसके बाद कॉलन का साइन लिखते हैं। कंडीशन के बाद कॉलन का साइन लगाना कंपलसरी है, सिंटैक्स का पार्ट है, याद रखिएगा। और इस कंडीशन से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होंगे वो तभी रन होंगे जब हम नेक्स्ट लाइन में स्पेस देने के बाद, जिसे हम इंडेंटेशन बोलते हैं, हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। और जितने भी अगर एक ही स्टेटमेंट है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो सेम स्पेस देने के बाद हम स्टेटमेंट को लिखते हैं, जिसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। स्पेस यहाँ पर या इंडेंट यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका कंडीशन से आपका पार्ट, ये आपका डिपेंडेंट है, कंडीशन पर डिपेंडेंट है। जैसे आपने लिखा इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए देन कॉलन, इसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में स्पेस देने के बाद अगर लिखा प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये तभी प्रिंट होगा जब बी ए से ग्रेटर देन पाया जाएगा। जहाँ तक प्रोग्राम बनाने की बात है तो प्रोग्राम बनाते समय आपको कुछ अलग से स्पेस नहीं देना है। आप कॉलन के बाद एंटर प्रेस करते ही कंडीशन के बाद ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेगा ये। ठीक है, लेकिन लिखते समय ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी स्टेटमेंट को किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट दिखाना है तो स्पेस देने के बाद ही लिखा जाएगा। सबसे पहले इफ़ लिखा जाता है, फिर कंडीशन लिखी जाती है, फिर कॉलन का साइन, और उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट आप लिखोगे जो आप चाहते हैं कंडीशन पर डिपेंडेंट हो, सेम स्पेस देने के बाद आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा जाता है, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो फिर सिंगल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि इस केस में दे रखा है। तो याद रखिएगा स्पेस देने के बाद लिखना है। अगर स्पेस देने के बाद नहीं लिखा, आपने डायरेक्ट वहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया आपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो फिर एरर आएगी यहाँ पर। तो ये इफ़ के बारे में था, जैसे इस केस में है क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन आपने लिखा है बी इज़ ग्रेटर देन ए देन प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए, आपने इस तरीके से लिखा है तो आपको एरर मिलेगी, क्योंकि आपने स्पेस नहीं दिया, इसमें इंडेंटेशन का यूज़ नहीं किया। शॉर्ट एंड इफ़ देख लीजिए। शॉर्ट एंड इफ़ का मतलब है कि अगर आप इसे शॉर्टकट में यूज़ करना चाहते हैं तो ये है, ये भी है आपका। जैसे आपने लिखा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी कॉलन का साइन, तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट लाइन के अंदर हम स्पेस देने के बाद इंडेंटेशन का यूज़ करने के बाद ही से हम लिखें। हम सेम लाइन में अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो अगर हम कंटिन्यू करते भी हैं तो एरर नहीं आएगी। ये शॉर्ट एंड इफ़ है। ब्लॉक का क्या मतलब होता है, ब्लॉक समझ लीजिए। देखिए, जनरली ऐसा होता है कि जब हम कंडीशन देते हैं तो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होता जो कंडीशन के बेसिस पर जिसको हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं, तो उनको हम सेम इंडेंटेशन के साथ लिखते हैं, जिसे हम ब्लॉक बोला जाता है। जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे तो कंडीशन दी है, आप वैल्यू दी है, पहले तो आपने ए को 33, बी को 200, फिर देन आपने कंडीशन चेक की इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, देन कॉलन का साइन, देन आपने लिखा प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए, फिर लिखा प्रिंट थैंक यू। तो टू स्टेटमेंट दे रखे हैं, प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए और थैंक यू। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका, इनको कंबाइंडली बोला जाएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोला जाएगा इसको। तो दो स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बन गया, और ये दोनों स्टेटमेंट तभी रन होंगे जब बी ग्रेटर देन ए पाया जाएगा। अगर बी ग्रेटर देन ए नहीं मिलता है तो फिर ये आपका रन नहीं होगा। तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है आपके। अगर हम एंड की बात करें तो एंड क्या है, आपकी एंड को समझ लीजिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन को हमें सेपरेट, कंडीशन एक से ज़्यादा होती है, और कंडीशन अगर एक से ज़्यादा है और उसको हमें एक के साथ यूज़ करना है तो हम एंड या और से सेपरेट करते हैं। एंड का मतलब यहाँ पर यह है कि जब
आप जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी फाइनल रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट भी फॉल्स ही आएगा। तो ये एंड का काम होता है। और के केस में अगर हम और से सेपरेट करते हैं तो और से क्या होगा कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एंड और दो कीवर्ड है, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है। तो एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे ये लिखा हुआ है, ए की वैल्यू है 200, बी को असाइन की गई 33, सी को असाइन की गई 500। अब आपने कंडीशन 2 है आपकी, तो आपने लिखा ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ए। तो कंडीशन 2 हो गई आपकी, एक तो ए इज़ ग्रेटर देन बी और सेकंड कंडीशन होगी सी इज़ ग्रेटर देन ए। फाइनल रिजल्ट ट्रू तब माना जाएगा जब दोनों कंडीशन ट्रू पाई जाएंगी। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट भी फॉल्स ही कंसिडर होगा। और फॉल्स कंसिडर होने का मतलब ये है कि इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका। तो देखते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी है कि नहीं। ए की वैल्यू 200 इज़ ग्रेटर देन 33 ट्रू है। सी इज़ ग्रेटर देन ए, सी की 100 की वैल्यू, सी की वैल्यू 500 इज़ ग्रेटर देन 200, ए भी ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है, फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। और फाइनल रिजल्ट ट्रू होने पर फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसमें लिखा हुआ प्रिंट बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर और से सेपरेट करते हैं तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। और से क्या होता है, और बेसिकली चॉइस प्रोवाइड कराता है, यानी दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है और हमने और से सेपरेट कर रखा है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। जैसे इस केस में अगर हम देखेंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी अगर ट्रू पाया जाता है तो भी फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। ए इज़ ग्रेटर देन सी अगर ट्रू पाया जाता है तो भी फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन सी दोनों ट्रू पाए जाते हैं तो फाइनल रिजल्ट तब भी ट्रू होगा। फॉल्स सिर्फ उसी केस में होगा फाइनल रिजल्ट जब आपका ए इज़ ग्रेटर देन बी भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही और ए इज़ ग्रेटर देन कंडीशन, ए इज़ ग्रेटर देन सी कंडीशन भी फॉल्स पाई जाती है। तो यानी दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हैं तब फाइनल रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, कम से कम कोई एक भी ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट भी ट्रू होगा। जैसे इस केस के अंदर अगर हम देखें तो ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 33 है, सी की वैल्यू 500 है। हमने चेक किया ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो 200 इज़ ग्रेटर देन 33 है, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन सी, 200 इज़ ग्रेटर देन 500 ट्रू नहीं है, लेकिन चूंकि पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो सेकंड कंडीशन ट्रू हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनल रिजल्ट ट्रू ही होगा। इस केस में जो स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। नेस्टेड इफ समझ लेते हैं। नेस्टेड इफ का क्या मतलब है? नेस्टेड इफ का मतलब है कंडीशन अंडर कंडीशन। तो अगर एक कंडीशन के अंदर हम दूसरी कंडीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसे नेस्टेड इफ बोला जाता है। तो जनरली हम क्या वो करते हैं कि जब हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं या समहाउ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको ना तो कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना आपको, बल्कि आपको जनरली इसमें करना क्या है कि आपको स्टेटमेंट की जगह आपको फिर से अगेन इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर देना है। नॉर्मल स्टेटमेंट की जगह एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर देना है। तो ऐसा हम कर सकते हैं और इसी को नेस्टेड इफ बोला जाता है। नेस्टेड इफ का मतलब बिल्कुल क्लियर है, कंडीशन डिफाइंड अंडर कंडीशन। एक कंडीशन को अगर मैं दूसरी कंडीशन के अंदर डिफाइन कर देता हूँ तो ये आपका नेस्टेड इफ कहलाता है। जैसे x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0 तो यहाँ चेक होगा कि x इज़ ग्रेटर दैन 0 है, ठीक। अगर ये ट्रू है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, इफ़ x इज़ मॉडलो 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो ये चेक होगा कि क्या नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर चेक करने के लिए हमने इफ स्टेटमेंट दिया है और इफ में दिया हमने x इज ग्रेटर दैन 0, और फिर उसके बाद दिया x मॉडलो 2 इक्वल टू 0। मॉडलो 2 का मतलब है कि ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा 2 से डिवाइड करने पर। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कंडीशन ट्रू होगी, अगर 0 नहीं आता तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ इंडेंटेशन देखिए आप, तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब दोनों इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होंगे। क्योंकि देखिए फर्स्ट इफ़ ट्रू होने पर आप सेकंड इफ़ रन होगा और सेकंड इफ़ के ट्रू होने पर ये प्रिंट x इज़ अ पॉजिटिव इवन नंबर, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये x इज़ अ पॉजिटिव इवन नंबर तभी प्रिंट होगा जब x इज़ ग्रेटर दैन 0 पाया जाएगा और ये पाया जाएगा कि x मॉडलो 2 भी आपका 0 है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको नेस्टेड इफ बोला जाता है। तो नेस्टेड इफ का सिंपल सा मतलब है कि कंडीशन डिफाइन अंडर कंडीशन। कंडीशन के अंदर आपने कंडीशन दे दी है तो इसे नेस्टेड इफ बोला जाता है। तो नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं हैं, इफ़ के अंदर हम जनरल स्टेटमेंट ही देते हैं, उसमें प्रिंट स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन अगर आप इफ़ के अंदर भी इफ़ डिफाइन करते रहे एज ए स्टेटमेंट तो उसे नेस्टेड इफ माना जाएगा। नेक्स्ट आता था पास स्टेटमेंट। देखिए क्या होता है कि आपने इफ़ कंडीशन दी, ठीक, इफ़ के साथ कंडीशन दी और उसके बाद आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जो इस कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट हो। तो ऐसा होने पर
एरर आएगी। और अगर आप चाहते हैं एरर से बचना तो फिर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो हम एक यहाँ पर कीवर्ड अगर पास लिख देते हैं तो एक स्टेटमेंट कंसीडर हो जाता है, और ऐसा होने से प्रोग्राम पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई एरर नहीं आएगी। तो पास लिख सकते हैं अगर हम ये चाहते हैं कंडीशन के ट्रू होने पर कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, तो आप पास लिख दीजिए। तो पास एक कीवर्ड है, पास लिखने से एरर नहीं आएगी इफ़ के साथ। अदरवाइज़ क्या होता कि अगर हम पास नहीं लिखते तो एरर शो करता है इसके अंदर। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी लास्ट टाइम तक डिस्कस कर चुके थे अपने वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने ये समझा स्टूडेंट कि कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, और कंडीशन अगर फेल है तो फिर या फॉल्स पाई जाती है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कंडीशन के ट्रू होने पर भी एग्जीक्यूट हो कुछ ना कुछ, और कंडीशन के फॉल्स होने पर भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो। जैसे मान लीजिए अगर हम पॉजिटिव इवन नंबर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं इवन नंबर के लिए और ये मिलता है कि नंबर इवन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर नंबर इवन नहीं है तो नंबर ऑड होगा। नंबर देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है, ठीक है, 7 ऑड है, 8 इवन है। नंबर या तो इवन है या ऑड है। तो अब अगर आप ये खाली चेक करना चाह रहे हैं कि इवन नंबर चेक करना चाह रहे हैं तो ठीक है, इवन नंबर को चेक कीजिए, लेकिन आपको ये पता है कि इवन नंबर नहीं है वो नंबर, तो फिर डेफिनेटली वो ऑड होगा। तो बजाय इस बात के कि हम टू इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करें, इवन की कंडीशन अलग चेक करें, ऑड की कंडीशन अलग चेक करें, यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हम कंडीशन के फेल होने पर या कंडीशन के फॉल्स पाए जाने पर कुछ स्टेटमेंट रन हो। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है, जिसे बोला जाता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम कंडीशन इफ़ के साथ देते हैं, और अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो इफ़ से रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन अगर फॉल्स पाई जाती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। याद रखिएगा, एल्स के साथ कभी हम कंडीशन मेंशन नहीं करते। मैं सिंटेक्स दिखा देता हूँ आपको, और सिंटेक्स से पहले आप थोड़ा इस फ्लो चार्ट को समझिए। स्टार्ट किया, कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक होने पर हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो फिर आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इट मीन एल्स का पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फॉल्स पाई जाती है। ट्रू होने पर इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा और फाइनली प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है, हम इफ़ के साथ कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके साथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इंडेंटेशन के बाद वो लिखते हैं, और फिर हम एल्स लिखते हैं, एल्स के बाद कॉलन। याद रखिएगा एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि एल्स का जो पार्ट एग्जीक्यूट होता है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, जो कंडीशन दे रखी है इफ़ के साथ, वो आपकी फॉल्स पाई जाती है। तो इफ़ के साथ जो कंडीशन मेंशन है इफ़ के साथ, अगर वो ट्रू है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा या एल्स का। दोनों एक साथ कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू और फॉल्स दोनों एक एट ए टाइम नहीं हो सकती, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि या तो इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट होता है या एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स का पार्ट टोटली कंडीशन पर डिपेंडेंट है, इसलिए आपने देखा होगा एल्स के साथ कोई कंडीशन मेंशन नहीं होती, सिर्फ एल्स लिखते हैं। इट मीन्स इफ़ के साथ अगर कंडीशन दे रखी है वो ट्रू पाई जाती है तो इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक प्रोग्राम देखते हैं, और प्रोग्राम देख के आपको समझ में आएगा। जैसे एक प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, प्रोग्राम दे रखा है प्रोग्राम टू चेक वेदर ए पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट। हमें ये चेक करना है कि कोई पर्सन वोट देने लायक है या नहीं, वोट देने की उम्र है या नहीं। देखिए हम ये जानते हैं कि 18 और 18+, मतलब 18 से ज़्यादा जिसकी एज होगी तो वो वोट दे सकता है, जिसकी एज 18 से बिलो है वो वोट नहीं दे सकता। तो अगर किसी पर्सन की एज 18 है या 18+ है तो वो एलिजिबल टू वोट है, और 18 से बिलो है तो वो एलिजिबल टू वोट नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात होगी। तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हमें एज पता होनी चाहिए। तो एज के लिए हम यूज़र इनपुट लेंगे, तो हम लिखेंगे एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, ये हमने मैसेज लिख दिया। सबसे पहले एज मांगा जाएगा, बाद का जो प्रोग्राम है वो तो तब एग्जीक्यूट होगा जब आप एज एंटर कर दोगे। तो एज एंटर करने के बाद क्या होगा कि अब हमने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट दिया है, यहाँ लिखा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी ये एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो ये कंडीशन है। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो क्या है, तो हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, प्रिंट योर यू आर एलिजिबल टू वोट।
तो मैसेज लिखा आ जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। अब सीधी सी बात है, या तो एज 18 होगी, 18 से ज़्यादा होगी, या फिर 18 से कम होगी, यानी एज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी, या फिर लेस देन इक्वल टू 18 होगी, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर नहीं होगी तो इट मीन्स वो एलिजिबल टू वोट नहीं है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो एलिजिबल टू वोट है। तो जब हमने कंडीशन चेक की इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो मैसेज प्रिंट हो जाए यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर ऐसा नहीं पाया जाता तो एल्स के साथ हमने स्टेटमेंट दे दिया यू हैव टू वेट, सॉरी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि आप 18 के नहीं हो जाते। तो अब सीधी सी बात है कि या तो एफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स वाला पार्ट होगा, दोनों में से कोई एक पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। कंडीशन या तो ट्रू होगी, या तो किसी पर्सन की एज 18 या 18 से ज़्यादा होगी या कम होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सन एट द सेम टाइम 18 प्लस भी है और उसकी एज 18 माइनस भी है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि अगर एज 18 या 18 प्लस है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एल्स वाला पार्ट कंडीशन के फेल होने पर ही एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन के ट्रू होने पर इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट दे रखे हैं सिर्फ वही एग्जीक्यूट होते हैं। तो छोटा सा प्रोग्राम था। अब एक प्रोग्राम और बनाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और नॉट। तो यहाँ भी अगर आप देखें कोई नंबर या तो इवन होगा, और अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड होगा। अब बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम कंडीशन चेक करेंगे इवन नंबर की, अगर इवन नंबर के लिए कंडीशन पाई जाती है ट्रू तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स पाई जाती तो एल्स के साथ हम प्रिंट मैसेज करा देंगे नंबर इज़ एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक काम ये करना पड़ेगा कि हमको एक नंबर को इनपुट कराना होगा। तो हमने एक वेरिएबल लिया नम और लिखा नम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। तो पहले ही मैसेज लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर जब आप एग्जीक्यूट कराओगे प्रोग्राम को, एंटर द नंबर, तो आप नंबर एंटर कराओगे। अब ये पता चलना है इसके साथ कि नंबर इवन है या ऑड है। दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, दोनों में से कोई एक ही बात सही हो सकती है। दोनों नहीं हो सकती कि नंबर इवन भी है एट द सेम टाइम और नंबर ऑड भी है। तो हमने क्या किया इसके अंदर, हमने इफ़ के साथ कंडीशन चेक की इसमें, और हमने लिखा इफ़ नम मॉडलो 2 इज इक्वल टू 0, यानी नम को अगर 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो ऑफ कोर्स नंबर इवन होगा। देखिए यहाँ पर हमने मॉडलो डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ किया है। मैं आपको बता दूँ परसेंटेज का जो साइन है ये मॉडलो डिवीज़न ऑपरेटर कहलाता है। इसके थ्रू रिमाइंडर कैलकुलेट किया जाता है जो ये बताता है कि भाई रिमाइंडर क्या है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ नम मॉडलो 2 इज इक्वल टू 0, तो मीन्स नम को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और वो 0 आ रहा है, 0 तभी आएगा जब कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कि ये नंबर इवन नंबर है। तो हमने मैसेज लिख दिया प्रिंट नंबर इज़ इवन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऑफकोर्स अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली, सिंपली मीन्स दैट वो एक ऑड नंबर है। तो एल्स के साथ हम मैसेज लिख देंगे एल्स कॉलन प्रिंट नंबर इज़ ऑड। देखिए एक बात और बता देते हैं हम यहाँ पर कि जब कभी भी आप इफ़ और एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं तो इफ़ के बाद कॉलन का साइन लगाना होता है, इफ़ के बाद जो कंडीशन लिखते हैं उसके बाद कॉलन का साइन लगाना होता है, और एल्स के बाद कॉलन का साइन लगाना होता है। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एल्स के साथ हम कभी भी कंडीशन में मेंशन नहीं करते। एल्स का मतलब ये है कि इफ़ के साथ जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स पाई जाती तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक और प्रोग्राम था। तो मैसेज आउटपुट कुछ ऐसे आएगा एंटर द नंबर 10 नंबर इज इवन। तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रोग्राम है, ये देखिए आप। तो ये ज़रूरी नहीं है, इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना बताया गया है कि हमेशा इफ़ के साथ सिंगल स्टेटमेंट ही अटैच हो या एल्स के साथ एक सिंगल स्टेटमेंट अटैच हो। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं जैसे कि इस केस में दे रखा है ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 33। हमने चेक किया इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए। अगर ये कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो क्या होगा, याद रखिएगा इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए के बाद कॉलन का साइन लगाना है। कंडीशन देने के बाद हमेशा कॉलन का साइन लगाते हैं। तो स्पेस देने इंडेंटेशन के बाद क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 स्टेटमेंट ऑलरेडी दे रखे हैं यहाँ पर, और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कंसिडर किया जाएगा क्योंकि सेम इंडेंटेशन के साथ हैं ये। तो दोनों एग्जीक्यूट होंगे अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है। तो पहला मैसेज लिखा आएगा अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है बी इज़ ग्रेटर देन ए और 200 इज़ ग्रेटर देन 33, तो दोनों मैसेज प्रिंट होंगे ये। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन फेल पाई जाती है, ठीक है, तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स एग्जीक्यूट होगा बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए एंड 33 इज़ नॉट ग्रेटर देन 200। तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे।
तो या तो b इज़ ग्रेटर देन a एंड b इज़ ग्रेटर देन a और 200 इज़ ग्रेटर देन 33, ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, या फिर b इज़ नॉट ग्रेटर देन a और 33 इज़ नॉट ग्रेटर देन 200, ये प्रिंट होगा। तो इस वाले केस में a की वैल्यू 200 है, b की वैल्यू 33 है, 200 इज़ ग्रेटर देन 33। अच्छा, जब हम चेक करेंगे b इज़ ग्रेटर देन a में 33 इज़ ग्रेटर देन 200, तो कंडीशन हो जाएगी फेल। और कंडीशन के फॉल्स पाए जाने पर, कंडीशन फॉल्स पाए जाने पर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स इसका आउटपुट आएगा b इज़ नॉट ग्रेटर देन a एंड 33 इज़ नॉट ग्रेटर देन 200। अच्छा, अब एक बात और देखिए, लास्ट में एक प्रिंट स्टेटमेंट और दे रखा है, ये ना तो इफ़ का पार्ट है ना एल्स का पार्ट है, एक अलग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आप इंडेंटेशन देखिए, इसमें यूज़ ही नहीं किया गया है। तो जब यूज़ ही नहीं किया गया तो इट मीन्स एक सेपरेट स्टेटमेंट है। तो जब सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा तो इफ़ और एल्स के पार्ट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम ओवर, तो फाइनली मैसेज प्रिंट होने के बाद प्रोग्राम ओवर लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। तो आउटपुट आपको कुछ दिखाई देगा, तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, b इज़ नॉट ग्रेटर देन a, नेक्स्ट लाइन में 33 इज़ नॉट ग्रेटर देन 200 और लास्ट प्रोग्राम ओवर। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाते हैं और ये बताते हैं कि इस स्टेटमेंट की डिपेंडेंसी किस पर है। तो शॉर्ट एंड इफ एल्स को भी देख लीजिए। शॉर्ट एंड इफ एल्स का मतलब ये है कि हम एक ही लाइन में हम इफ एल्स को यूज़ करते हैं। जैसे इसके इसमें लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ 330। तो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो उसके से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उससे हम इफ़ से पहले लिखते हैं, वो है प्रिंट ए। और अगर फॉल्स पाई जाती है तो फिर उसके बाद एल्स करके हम प्रिंट बी लिखेंगे यहाँ पर। तो ये इसका शॉर्ट एंड इफ एल्स है। जैसे हमने शॉर्ट एंड इफ बताया था, ऐसे ही शॉर्ट एंड इफ एल्स है। दोबारा बता देता हूँ मैं एक बार। कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन से पहले कंडीशन के ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है उसको लिखेंगे, और उसके बाद इफ़ के साथ कंडीशन के बाद फिर हम एल्स लिखेंगे, और एल्स के बाद हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो कंडीशन के फॉल्स होने पर आपको एग्जीक्यूट कराना है, जो इस केस में प्रिंट भी है। तो ये शॉर्ट एंड इफ एल्स था। ऐसे एक प्रोग्राम और है, यहाँ देख सकते हैं आई की वैल्यू 20 है। हमने चेक किया इफ़ आई इज़ लेस देन 15, तो 20 इज़ लेस देन 15 फॉल्स है। फॉल्स है तो ये प्रिंट ही नहीं होगा। स्टेटमेंट दो प्रिंट करा रखे हैं हमने, क्योंकि एक ब्लॉक यूज़ कर रखा है सेम इंडेंटेशन के साथ, तो उसमें दो स्टेटमेंट है, दोनों प्रिंट स्टेटमेंट है। पहला है आई इज़ स्मॉलर देन 15 एंड आई एम इन इफ़ ब्लॉक। ऑब्वियस सी बात है दोनों में से कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि या तो दोनों एग्जीक्यूट होंगे या दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि दोनों सेम कंडीशन पर डिपेंडेंट है। कंडीशन इस केस में या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो अगेन एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जिसमें लिखा हुआ है आई इज़ ग्रेटर देन 15 एंड आई एम इन एल्स ब्लॉक। तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद एक और प्रिंट दे रखा है आई एम नॉट इन इफ़ एंड नॉट इन एल्स ब्लॉक। ये ना तो इफ़ का पार्ट है ना एल्स का पार्ट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें इंडेंटेशन यूज़ नहीं किया गया है। तो ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा जब स्टेटमेंट का 1 बाई 1, तो फाइनली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में आंसर लिखा हुआ आएगा आई इज़ ग्रेटर देन 15, आई एम इन एल्स ब्लॉक नेक्स्ट लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में आई एम नॉट इन इफ़ एंड नॉट इन एल्स ब्लॉक। ये तो देखिए हर हाल में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लास्ट में दे रखा है ये किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में समझा। अभी हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में और समझना है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट और रह गया, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और जिसमें हम देखेंगे कि अगर कंडीशन एक से ज़्यादा है तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम इफ़ के अंदर देते हैं, सेकेंड हम एलिफ के अंदर देते हैं, रिमेनिंग फिर हम एलिफ के अंदर देते हैं, और लास्ट फिर एल्स पार्ट जैसे एज यूजुअल जैसे रहता है कि सभी कंडीशन के फॉल्स होने पर फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने इफ़ और इफ़ एल्स के बारे में समझा। तो जनरली अगर डिफरेंस की बात करें तो इफ़ और इफ़ एल्स में डिफरेंस ये है कि इफ़ में हम एक स्टेटमेंट एक कंडीशन देते हैं, कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं उससे रिलेटेड, कंडीशन के फेल होने पर या फॉल्स पाए जाने पर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। जबकि इफ़ एल्स में क्या होता है कि कंडीशन के ट्रू होने पर इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है या इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन के फॉल्स पाए जाने पर एल्स वाला पार्ट या ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इफ़ और इफ़ एल्स में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इफ़ एल्स को समझेंगे, जिसमें क्या है कि अगर कंडीशन एक से ज़्यादा है तो फर्स्ट कंडीशन, मान लीजिए 3 कंडीशन है, तो फर्स्ट को हम इफ़ के साथ देते हैं, सेकंड को एलिफ के साथ देते हैं, ठीक है, और थर्ड को भी एलिफ के साथ दे सकते हैं,
और रिमेनिंग कंडीशन अगर कुछ है बचा हुआ है तो उसको एल्स के साथ प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, जो प्रोग्राम आज आपको बताए गए उनको थोड़ा एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।